आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच में जो मैच हुआ वही वन साइडेड मैच और बहुत ही ज़्यादा फ्लैट विकेट। ये दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई, ये तीनों विकेट्स इस तरह के हैं जहां पे मुझे तो पर्सनली ये मैचेस देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, और वो भी इस तरह की दो टीमों के बीच में जहां पे कि रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा फर्क है और खेलने के लेवल में एक्सपीरियंस वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे ये मैचेस कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक बहुत खुश होंगे कि इतने ज़्यादा छक्के चौके देखने को मिले। उधर वो मैक्सवेल पागल हो गया, उसको तो लगता है अब दिल्ली से सीधे आगरा ही ले जाना पड़ेगा। 9 चौके और 8 छक्के मार दिए उसने, 40 बॉलों में सेंचुरी बना दी। उसके पहले वार्नर ने अच्छी खासी धुनाई लगाई। वार्नर की बैटिंग में तो फिर भी कुछ सेंस था क्योंकि ओपनिंग कर रहा था वो और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा स्कोर बनाना था। फिर भी वार्नर के टाइम पे बॉलिंग भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो रही थी। शुरू का 1, 2, 3 ओवर छोड़ के बाकी इन लोगों ने ठीक ठाक ही बॉलिंग की थी। और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। स्टीव स्मिथ का फॉर्म में आना या इस मैच में रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लबुशेन ने भी रन बनाए, लेकिन लबुशेन का ऐसा है कि अब अगर ट्रेविस हेड अंदर आता है तो ऑब्वियस कैंडिडेट जो बाहर जाने के लिए है वो लबुशेन ही बनता है। तो बाकी तो टीम पूरी फिट ही है और स्टॉइनिस वापस अंदर आ जाएगा तो ग्रीन बाहर हो जाएगा। लेकिन स्टीव स्मिथ एक इतना अच्छा बैट्समैन है कि उसका वनडे मैचेस में फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऑस्ट्रेलिया के ये जो अभी फॉर्चून्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनका अगर वर्ल्ड कप में कुछ करना है तो स्टीव स्मिथ की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी नीदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट भले ठीक है उसने रन बना दिए, लेकिन अगर वो वाकई फॉर्म में आ जाता है तो बाकी जो बड़ी टीमों के साथ इनके मैच हैं, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ। हाँ, आप लोग ताज्जुब मत करिए, अफगानिस्तान को भी मैं बड़ी टीम है कह रहा हूँ। और जहां तक ये विकेट का सवाल था तो ये तीनों विकेट्स जो हैं दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, ये तीनों मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के विकेट बनाए जाने चाहिए। यहाँ बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और ऊपर से आप अगर ये देखें कि जिस तरह के फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, बाद में 10 से 40 के बीच में सिर्फ 5 फील्डर्स बाहर हैं, 4 फील्डर्स बाहर हैं, और उसके बाद आखिरी के जो पावर प्ले है 10 ओवर का उसमें आपको 5 फील्डर्स बाहर मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड बॉलर्स के अगेंस्ट हो जाता है, बिल्कुल बैट्समैन के फेवर में है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस हिसाब से तो फिर थोड़ा बहुत तो कुछ बॉलर्स के लिए देना चाहिए आईसीसी को। अब ऐसे में मेरा तो एक सुझाव ये है कि आप ये कर दीजिए कि बॉलर भी आएगा तो वो लेफ्ट या राइट किसी भी हाथ से बॉल कर सकता है। अब ये तो हालांकि ये सुझाव देने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे कितने बॉलर्स हैं जो दोनों हाथों से बॉलिंग कर लेते हैं। तो ऐसे तो 1-2 बॉलर्स ही हैं, जैसे वो एंगल ब्रेक्ट है जो नीदरलैंड का है, वो जो दोनों हाथों से कर लेता है। हालांकि उसको वो बॉलिंग देते ही नहीं है, वो कहने को ऑलराउंडर है। और एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता है। लेकिन ऐसे बॉलर्स तो खैर होते नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि फिर आईसीसी को ये करना चाहिए कि भाई ठीक है, बॉलर आएगा तो उसको राउंड द विकेट या ओवर द विकेट ये बताने की जरूरत नहीं। जिस तरह से बैट्समैन भी पहले जब राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर जब वो अपना स्टांस लेता है तो बॉलर उस हिसाब से बॉल फेंकने की कोशिश करता है, और फिर वो एंड टाइम पे अगर स्विच कर ले या कुछ दूसरे हाथ से ये लेफ्टी राइट होके खेलने लगे और राइट हैंडर जो है वो लेफ्टी बन के मारने लगे, तो बॉलर के पास भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो ये नहीं बताएगा कि मैं राउंड द विकेट बॉलिंग करूंगा या ओवर द विकेट। बस मैं आऊंगा और फिर उसके बाद तुम देखो, फिर तुम जो स्विच करना है तुम स्विच करो, मुझे जो स्विच करना है वो मैं स्विच करूंगा। तब जाके खेल कुछ बराबर होगा, कुछ मजेदार होगा। ये क्या बात हुई कि आपने बॉलर्स के तो पूरे हाथ बांध दिए, फील्डर्स की रिस्ट्रिक्शन कर दी, उसके बाद बैट्समैन का पूरा गेम बिल्कुल आपने उनके फेवर में बना दिया। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आईसीसी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन आईसीसी में तो ऐसे ऐसे पागल बैठे हुए हैं कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ अहमदाबाद में और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ चेन्नई में, वो आप देखिए कितनी बैलेंस्ड विकेट्स थी। मतलब वहां स्विंग भी हो रहा था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। जो लोग अच्छी बैटिंग कर सकते थे उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की, लेकिन आईसीसी ने उनको एवरेज विकेट डिक्लेयर कर दिया। और बाकी दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई ये तुम्हारे लिए अच्छे हैं क्योंकि यहाँ छक्के पड़ रहे हैं, तो दर्शक जो आधे पागल होते हैं
वो जो सिर्फ छक्के और चौके देखने आते हैं, उन्हें क्रिकेट के स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ छक्के चौके देखने आते हैं, तो बस उनको खुश करने के लिए आप उन विकेट्स को बिल्कुल अच्छा डिक्लेयर कर रहे हो, और बाकी जहां पे बॉल और बैट के बीच में थोड़ा सा टसल है, जहां बॉलर्स के लिए कुछ हेल्प है, उनको आप एवरेज करार दे रहे हो। तो ये तो कुछ जमती नहीं है बात। है ठीक है, अब अगर दुनिया पागलों से भरी पड़ी हुई है तो हम और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस तरह के मैचेस में मजा आता नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि मैक्सवेल ने आज जिस तरह से बैटिंग की है, 9 चौके और 8 छक्के लगाए, 40 बॉलों में सेंचुरी मार दी नीदरलैंड्स जैसी बेचारी गरीब टीम के अगेंस्ट, तो इसको देख के ठीक है, देखने को तो चौके छक्के ठीक है पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे तो मजा नहीं आता है। इस तरह ये बेचारे बॉलर्स की बहुत ज्यादा दुर्गति है और बहुत ही ज्यादा उनके साथ वन साइडेड अत्याचार है ये। ऐसे में तो ये बिल्कुल भी मुझे मजा नहीं आता है। अब बैट मैक्सवेल का ही आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है मैक्सवेल ये किसी भी ढंग की टीम के अगेंस्ट इस तरह से बैटिंग कर सकता है या कर पाया है आज तक? वो T20 की बात आप छोड़ दीजिए, वो IPL में जो की थी उसने एक बार, और वो भी एक ही सीजन में की है, लेकिन आज गनीमत है उसने आके वो हरकत नहीं की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी। अगर ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऐसी थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग कर लेता कि शुरू की 8-10 बॉलें खेल लेता है सीधे बल्ले से और देख लेता कि विकेट में क्या पेस है, कैसी बॉल आ रही है, तो पाकिस्तान का भुर्ता बना सकता था ये। लेकिन वहां इसने बेवकूफी कर दी। आज इसको थोड़ी अकल आई है, किसी ने समझाया होगा, तो पहले की 10 बॉलें ढंग से खेला और उसके बाद की 30 बॉलों में इसने बना दिए 90 रन, तो कुल मिला के 40 बॉलों में 100 रन बन गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी इनका देखिए, ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ धर्मशाला में है। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा मैक्सवेल को, इसको समझ में नहीं आएगा कि बॉल कहां जा रही है और क्या हो रहा है। ये न्यूजीलैंड इनको दचक के रख देगी धर्मशाला में, जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं। अब वो स्टीव स्मिथ अगर वाकई फॉर्म में आ गया तो वो कुछ इनकी इज्जत बचा ले तो बचा ले, बाकी वार्नर और मार्श ये शुरू में बहुत मौके देते हैं। न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि इनको शुरू में पकड़ सकती है, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, कैचिंग बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। अब देखते हैं क्या होता है धर्मशाला में न्यूजीलैंड का। और उससे भी ज्यादा मजेदार मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का होगा 7 नवंबर को अफगानिस्तान के साथ। आज के मैच में, आज जो दिल्ली का विकेट था, इस पे आप क्या सोचते हैं? नीदरलैंड की जगह अगर अफगानिस्तान होती तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होता? ना ये मैक्सवेल एक्सेल के पीछे से घुसड़ देते ये बॉल अफगानिस्तान के स्पिनर्स, और ये अभी भी करेंगे। अभी इनका देखिए मैच है मुंबई में 7 नवंबर को अफगानिस्तान के साथ। वहां देखते हैं मैक्सवेल के कितने फट्टे चलते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही फ्लैट विकेट है दिल्ली जैसा। तो तब आएगा मजा जब बॉलर्स के फेवर में कोई विकेट होता है और जहां पे बॉल में मूवमेंट होता है, तो जिस तरह से बैट्समैन डांस करते हैं ना, वो देख के मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि बॉलर्स के फेवर में कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी चीजें उनके फेवर में नहीं है। अब 399 रन बना दिए बाद में, अब वो 399 रन बनने के बाद नीदरलैंड्स जैसी इनएक्सपीरियंस टीम, और कुछ भी कहें कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का लेवल तो बहुत अच्छा है, खैर अब नीदरलैंड के बैट्समैन कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए और एक्सपेक्टेड भी नहीं था उनसे करना। तो मुझे उम्मीद थी कि वो 150 तक बना लेंगे, लेकिन वो 150 भी नहीं बना पाए, वो 90 पे ही ऑल आउट हो गए। तो अब इसमें क्या है, 309 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गई, उनकी रन रेट भी ठीक हो गई। चौथा मैच मतलब वो 3 मैच जीत गए कंसेक्यूटिवली और चौथे नंबर पे आ गए पॉइंट्स टेबल में। पॉइंट्स टेबल में तो खैर वो पहले भी चौथे नंबर पे थे, लेकिन अब थोड़ी सी उनकी रन रेट भी बेटर हो गई, एक मैच भी ज्यादा जीत लिया। पाकिस्तान के साथ उनका थोड़ा सा डिफरेंस भी ज्यादा हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था वही टीमें आ रही हैं फाइनल की दौड़, सेमीफाइनल की दौड़ में मुझे लगता है कि वो पहुंच रही है। अब इंग्लैंड काफी पीछे छूट चुका है। मुझे लगता है कि अब उनके लिए थोड़ा सा क्या काफी मुश्किल हो जाएगा। अब वो कल उनका भले ही उनका श्रीलंका के साथ मैच है, लेकिन वो मैच भी बेंगलोर में है। श्रीलंका भी कोई कम टीम नहीं है। श्रीलंका अभी वो एंजेलो मैथ्यूज भी उनका आ गया है। एंजेलो मैथ्यूज को पता नहीं है क्यों पहले नहीं लाए थे, उसको पहले ही लाना चाहिए था। खैर अब इंग्लैंड तो नहीं तो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यही 4 टीमें शुरू से भी हम लोगों को लग रहा था कि ये सेमीफाइनलिस्ट होंगी, ऐसा लग भी रहा है कि यही होंगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये विकेट्स मेरे लिए तो कोई बहुत ज्यादा मजेदार मैचेस नहीं हो रहे हैं इस तरह के विकेट्स पे। और अगर इस तरह के विकेट्स होते हैं तो फिर वहां टीमें थोड़ी बराबरी की होनी चाहिए।
अब एकदम मेनोज टाइप की टीम के साथ, अब जैसे वही वाली बात है ना, जब नीदरलैंड को थोड़ी सी हेल्पफुल विकेट मिली धर्मशाला में तो उन्होंने दचक दिया ना साउथ अफ्रीका को। अब आज का मैच अगर यही धर्मशाला में होता इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या समझते हैं आप, मैक्सवेल से रन बना पाता या ऑस्ट्रेलिया इस तरह से वन साइडेडली हरा देता? मुझे तो नहीं लगता। कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल ही ढीली ढाली बैटिंग चल रही है अभी, देखिए उसमें सिर्फ वार्नर ने रन बनाए हैं, बाकी तो क्या है, मिचेल मार्श आज जिस तरह से आउट हुआ, पिछले मैच में भी उसने वहां पे बनाए थे, बेंगलोर में रन बनाए थे, तो ऐसे क्या फायदा है? फ्लैट विकेट्स पे आप रन बना लेते हो, बाकी जहां जरा सा कुछ होता है तो फिर आज मिचेल मार्श ने भी वही गलती की जो कि ग्लेन मैक्सवेल ने भिखारियों के अगेंस्ट की थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। सेकंड फेज शुरू हो रहा है, लेकिन अभी मुझे देखना है कि पाकिस्तान का भुर्ता और कितना बनना है और इंग्लैंड कहाँ तक पहुंचता है। तो अब कल इंग्लैंड का मैच होगा श्रीलंका से, तो देखेंगे, मिलेंगे उस मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।